हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट सेशंस में हमने पढ़ा लुईस 16 के बारे में। लेट अस टेक अ क्विक रिवीजन। लुईस 16 के बारे में पढ़ा हमने स्टूडेंट्स। फिर डिवीजन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी पढ़ा। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एंड सेकंड कंसिस्टेड ऑफ क्लर्जी एंड नोबिलिटी. Third estate consisted of peasants as well as some you can say middle class people, you can say educated people, businessmen, professionals, doctors, teachers, lawyers, etc. Now after that we have studied about the growing role of middle class in envisaging end to privileges, that is कैसे middle class ने role play किया ताकि वो privileges, जो भी benefits, जो भी privileges basis of birth मिलता है वो सब स्टॉप करने के लिए। एंड इसमें हमने देखा कि थ्री जो बोल सकते हैं नॉवेलिस्ट है या फिर फिलोसोफर्स है, उन्होंने भी ग्रेट डीड यहाँ पर दिखाई है। दैट इज उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 3 नॉवेल्स लिखी उन्होंने, जीन जैक रूसो, जॉन लॉक एंड मॉन्टेस्क्यू। ये तीनों ने अपनी बुक्स लिखी एंड उसमें उन्होंने ये बताया कि जो मोनार्क है उनके पावर्स को लिमिट करना चाहिए and there should be democracy where people should have social contract with their representatives and the power should be divided among different functions of government. So students, इसके बाद हम देखते हैं outbreak of revolution. Outbreak मतलब बोल सकते हैं cause of revolution. ये revolution आगे कैसे बढ़ रहा है, क्या हुआ और फ्रांस में जिसकी वजह से revolution next phase तक जा रहा है। So students, आपको पता है जैसे फॉर मेंटेनेंस ऑफ आर्मी मेंटेन करने के लिए, फिर कोर्ट को संभालने के लिए लुईस 16 को क्या करना पड़ा था, टैक्स बढ़ाना पड़ा था, बराबर। लेकिन पहले के टाइम पे स्टूडेंट्स, इन फ्रांस ओल्ड रेजाइम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। क्लियर। अब पहले क्या होता था स्टूडेंट्स, जो भी किंग होते थे, मोनार्क होता था, वो अकेला डिसीजन नहीं ले सकता था, उसको क्या करना पड़ता था, उसको मीटिंग बुलानी पड़ती। जैसे कि मोदी है, बराबर, आज नरेंद्र मोदी जी हैं, आज वो अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकते, उनको क्या बुलाना पड़ता है, एक मीटिंग बुलानी पड़ती है। वो पार्लियामेंट में मीटिंग बुलाते हैं। एंड पहले के जमाने में फ्रांस में मोनार्क क्या करता था, एस्टेट जनरल बुलाता था, करेक्ट। एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाते थे ताकि कोई भी डिसीजन से रिलेटेड टू टैक्सेस वगैरह जो भी है वो प्रपोजल को पास किया जाए। जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट में बिल्स और ये सब पास होता है विद मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, करेक्ट, वैसे ही वहां पर एस्टेट जनरल बुलाई जाती थी, मीटिंग बुलाई जाती थी एंड वहां पर मोनार्क अपना प्रपोजल रखता था कि उसको टैक्स बढ़ाना है एंड पीपल जो है वो वोट करते थे। क्लियर। तो देखते हैं एस्टेट जनरल क्या है स्टूडेंट्स, एक पॉलिटिकल बॉडी है जहां पर तीनों एस्टेट्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट है जहां पर हम पूरी कंट्री के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में भेजते हैं इलेक्ट करके उनको, बराबर। वैसे ही यहाँ पर क्या किया जाता था, एस्टेट जनरल भी पार्लियामेंट की तरह एक पॉलिटिकल बॉडी थी एंड वहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एस्टेट, तीनों एस्टेट अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे। अब वाज इट पॉसिबल कि वो खुद जाए, इतने सारे लोग जा सकते हैं एस्टेट जनरल में? नहीं। तो उन लोग क्या करते थे, जैसे कि फर्स्ट एस्टेट में से 300 लोगों को भेजते थे रिप्रेजेंटेटिव बना के, ताकि उनके बिहाफ पे वो 300 रिप्रेजेंटेटिव्स बोले, बराबर। थर्ड एस्टेट क्या करेगा, वो अपने हिसाब से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजेगा या 600 रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा ताकि उनके पीपल के बिहाफ पे वो 300 रिप्रेजेंटेटिव्स एस्टेट जनरल में जाके बोले। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। एस्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच all the 3 estates send their representatives. Now, however, monarch के पास ही पावर है स्टूडेंट कि वो एस्टेट जनरल कब बुलाना है, क्या वो डिसीजन वो ले सकता है। लास्ट टाइम कब बुलाई थी एस्टेट जनरल, 1614 में बुलाई थी। क्लियर। बहुत टाइम हो गया, अब 1789 आ गया। तो 5 में 1789 एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई ताकि न्यू टैक्सेस जो है वो उसके प्रपोजल को सामने रख सके। अब ये मीटिंग बुलाई थी ना, तो कहाँ बुलाई थी, रेस्प्लेंडेंट हॉल इन वर्साइल्स, बराबर। एक वर्साइल्स में आपने देखा वो मिरर पैलेस, मिरर का बना हुआ था एक्सेट्रा, जिसका कॉस्ट बहुत ज्यादा था मेंटेन करने का उसको, बराबर। तो वहीं पर गेस्ट को बुलाया गया था, डेलीगेट मतलब गेस्ट। तो वहां पर गेस्ट को बुलाया गया था, जैसे कि दरबार में कैसा होता है राजाओं के, सबको वेलकम किया जाता है,
वैसे यहाँ पर वर्साइल्स में वो रेस्प्लेंडेंट हॉल में सब डेलीगेट्स को बुलाया गया था, मेहमानों को, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव। नाउ स्टूडेंट्स, एस्टेट जनरल का माहौल देखते हैं। एस्टेट जनरल का माहौल क्या था? फर्स्ट सेकंड थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, किंग था वहां पर, फर्स्ट एस्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव, सेकंड 100 जो है 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे एंड थर्ड के 600 आए थे। क्लियर स्टूडेंट्स? ध्यान रखना, फर्स्ट के 300, सेकंड के 300 एंड थर्ड के 600। फर्स्ट एंड सेकंड आमने सामने बैठे थे एक दूसरे को फेस करके। फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट अपने ईच अदर को फेसिंग करते हुए एक दूसरे के सामने बैठे थे, वाइल रोज में बैठे थे। वाइल 600 मेंबर्स जो थर्ड एस्टेट के थे ना, उनको पीछे खड़े रहना पड़ा। स्टूडेंट्स देखो कितना डिस्क्रिमिनेशन है। क्यों उनको बैठने नहीं दे सकते? नहीं बैठने दिया उनको। उनकी पोजीशन कहाँ थी स्टूडेंट्स? फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट के पीछे राउंड सर्कल में खड़े रहने का। क्लियर? तो यहाँ पर ये बहुत गलत चीज है। फर्स्ट सेकंड एस्टेट के लोगों को सामने सामने बिठाया गया एंड थर्ड एस्टेट के मेंबर्स 600 जो थे वो पीछे खड़े थे। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स? जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स में क्या लगता है आपको कौन आया रहेगा? 600 मेंबर्स जो थे थर्ड एस्टेट के, उनमें कौन रहेंगे? क्या पेजेंट्स रहेंगे? नहीं। क्या वुमेन रहेगी? नहीं। क्या आर्टिसंस रहेंगे? नहीं। यहाँ पर एजुकेटेड पीपल को ही एंट्री दी गई थी, बिकॉज वो मानते थे कि जो लीस्ट एजुकेटेड है उनको बुला के फायदा ही नहीं है। क्या डिसीजन लेंगे? तो रिप्रेजेंटेटिव्स तो बन नहीं सकते। तो कौन बना था रिप्रेजेंटेटिव? एजुकेटेड मेंबर्स, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, ये सभी 600 मेंबर्स बने थे एंड दे वेंट इनटू एस्टेट जनरल। क्लियर? वुमेन एंड पेजेंट्स है, ये सबको तो एंट्री ही नहीं दी असेंबली में। उनको बाहर विजिटर्स गैलरी में रखा, उन लोग बाहर से देखेंगे एंड उन्होंने अपनी 40,000 लेटर्स में डिमांड्स रखी थी एंड रिप्रेजेंटेटिव 600 मेंबर्स के साथ भेज दिया। क्लियर? तो जिसको आने नहीं मिल रहा था, वुमेन पेजेंट्स, उनकी भी कुछ डिमांड थी बराबर, तो वो डिमांड उन्होंने लिखी थी। सबने लेटर लिखे कि ये डिमांड है, ये डिमांड है, एंड वो लेटर 600 मेंबर्स जो थर्ड एस्टेट से आने वाले थे उनके हाथ में दे दिया कि आप जाके एस्टेट जनरल में ये देना। तो आई थिंक यहां तक आपको समझा। आगे देखते हैं क्या हुआ। Voting in estate general in the past had been conducted according to the principle that each estate had one vote. अब स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि भाई सब एस्टेट जनरल में आ गए थे। फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट आमने सामने बैठा था, हर एक दोनों में 300 थे। थर्ड एस्टेट जो है वो सराउंड करके खड़ा था, वहां पर 600 मेंबर्स थे। तो इन जनरल देखने जाए तो फर्स्ट टू मिला के 600 मेंबर्स हुए एंड थर्ड एस्टेट 600 मेंबर्स, तो दोनों इक्वल हो गए। अब स्टूडेंट्स पहले है ना, पहले इलेक्शंस कैसे हो सकता था? होता था ईच एस्टेट हैड वन वोट, बराबर। मतलब फर्स्ट एस्टेट के पास वन वोट है, सेकंड एस्टेट के पास वन वोट है एंड थर्ड के पास वन वोट है। अब जो जिसने बोल सकते हो जिसका मेजोरिटी रहेगा वो जीत जाएगा। अब अगर मैं प्रपोजल रख रही हूँ, आई एम द किंग, आई एम लूज 16। अब मैंने प्रपोजल रखा कि मुझे टैक्स बढ़ाने हैं एंड द मैक्सिमम टैक्स विल बी पेड बाय थर्ड एस्टेट पीपल, पेजेंट्स जो है वो भरेंगे। मैंने प्रपोजल रखा। अब फर्स्ट एस्टेट वाले तो खुश हो जाएंगे ना कि हाँ भाई हमको तो क्यों भरना। तो उन्होंने क्या किया? यस। सेकंड एस्टेट जो 300 है, उन्होंने बोला हाँ भाई हम भी एंजॉय करेंगे, हमको तो क्या है, हमको तो नहीं भरना टैक्स। एंड किंग ने बोल दिया कि भाई थर्ड एस्टेट भरेगा तो हम तो किंग के साथ है। तो वो 300 पीपल भी यस बोले। तो फर्स्ट एक एस्टेट एक वोट है, बराबर। तो फर्स्ट एस्टेट का एक वोट मिला, सेकंड एस्टेट का एक वोट मिला, कितना हुआ? 2 वोट हो गए इधर। एंड थर्ड एस्टेट बोलेगा बेचारा हम क्यों, वहां पर एक वोट है। तो नो को एक वोट मिला एंड यस को 2 वोट मिला। स्टूडेंट्स कौन जीता? यस वाले। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये कितना गलत है? बहुत ज्यादा गलत हुआ कि नहीं? क्लियर कि भाई मेंबर्स भले सेम है, आप देखोगे फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट मिला के 600 है एंड थर्ड अकेला 600 है, लेकिन फिर भी थर्ड एस्टेट हार गया बिकॉज यहाँ पर वोटिंग सिस्टम कैसा था स्टूडेंट? हर एक एस्टेट को एक वोट दिया था, हर एक पर्सन को एक वोट नहीं दिया था। अगर हर एक पर्सन को दिया रहता ना स्टूडेंट्स तो टैली हो जाता, बोल सकते हो कि क्लैश हो जाता, 600 हो जाता। लेकिन दिमाग वाला है लुईस 16, उसने अपना जो वोटिंग सिस्टम है वो बहुत ही डिफरेंट रखा। हर एक एस्टेट को एक वोट दिया, जिसकी वजह से ऑब्वियस है मेजोरिटी हमेशा फर्स्ट सेकंड एस्टेट ही बनाएंगे एंड किंग उनके साथ ही रहेगा हमेशा एंड पेजेंट्स हमेशा मरते रहेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर थर्ड एस्टेट के जो मेंबर्स है उन्होंने डिमांड की स्टूडेंट्स कि इस बार वोटिंग जो है वो ईच एस्टेट वन वोट नहीं होगा। इस बार क्या होना चाहिए? ईच मेंबर वन वोट होना चाहिए। मतलब ईच पर्सन शुड हैव वन वोट।
बराबर, ऐसा उन्होंने डिमांड किया। एंड ऐसी डिमांड रूजो जो है, फिर आप देखोगे बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने अपनी बुक में भी लिखी है कि अगर आपको डेमोक्रेटिक बनना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक पर्सन को वैल्यू करना पड़ेगा एंड उनको वोट देना पड़ेगा। क्लियर? लेकिन स्टूडेंट्स, किंग ने ये प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया कि थर्ड स्टेट का ये प्रपोजल है ना, 1 पर्सन 1 वोट, हम नहीं मानते इसे, एंड उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से थर्ड स्टेट के मेंबर्स जो है उनको बहुत गुस्सा आया एंड उन्होंने प्रोटेस्ट करते करते ये स्टेट जनरल या असेंबली जो थी वहां से वो निकल गए। क्लियर? तो स्टेट जनरल से उन लोग निकल गए वहां से एंड उन लोग प्रोटेस्ट करते हुए बाहर आ चुके। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, अब वो पूरी पॉपुलेशन जो थी 600 की, वो आए वहां पर, आर्टिसंस, पेजेंट्स, वुमेन, इन्होंने उनको ज्वाइन किया एंड वो स्पोक्समैन बन गए। स्पोक्समैन मतलब अब उन्होंने सोचा कि हमारे लिए कोई नहीं लड़ने वाला है, हम खुद के लिए लड़ेंगे। क्लियर? थर्ड स्टेट बोलता है हम खुद के लिए लड़ेंगे, बिकॉज फर्स्ट, सेकेंड एंड किंग ये तीनों हमारे हेल्प में नहीं आने वाले। तो यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, हम वोट करते हैं, दैट इज हम ओथ लेते हैं कि जब तक हम फ्रांस को, बोल सकते हो हम फ्रांस को रिपब्लिक ना बना दे, हम फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट ना करे, पब्लिक को राइट्स ना दे, तब तक हम सेपरेट नहीं होंगे, तब तक थर्ड स्टेट एक साथ काम करेगा। क्लियर? जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ना बने, जब तक हम मोनार्क की बैंड ना बजा दे, जब तक हम मोनार्क के पावर्स को लिमिट ना कर दे, तब तक हम अलग नहीं होंगे। तो उन लोग ने डिसीजन कहाँ लिया स्टूडेंट्स, ये जो टेनिस कोर्ट था वर्साइल्स जो बहुत बड़ा है, वहां पर जनरल असेंबली भी चल रही थी एंड दूसरी जगह पे ये सब गए, थर्ड स्टेट के मेंबर टेनिस कोर्ट में गए एंड वहां पर ग्राउंड जो है वहां पर उन्होंने ओथ ले ली कि वी आर नॉट गोइंग टू डिस्पर्स अंटिल वी ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। एंड स्टूडेंट ध्यान देना, ये जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे ना, उनका लीडर कौन था, उनका लीडर, आप शॉक हो जाओगे, उनके लीडर कौन थे पता है, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के एक एक मेंबर, दैट इज मिराबियो एंड एबिसी। अब मिराबियो जो है ना स्टूडेंट्स, वो नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्लियर? बट जरा भी नहीं पसंद है कि फ्यूडल प्रिविलेजेस मिले लोगों को, तो ही वाज अगेंस्ट दैट। क्लियर? उसने बहुत सारी पावरफुल स्पीचेस दी है एंड जर्नल्स लिखी है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि ये फ्यूडल सिस्टम स्टॉप होना चाहिए, इवन दो ही बिलोंग टू नोबल फैमिली, वो नोबल था फिर भी वो नोबल पीपल के अगेंस्ट था एंड उन्होंने थर्ड स्टेट को सपोर्ट किया। क्लियर? एंड एबिसीज देखेंगे, प्रीस्ट है, मतलब फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करता है, उसने तो एक पैम्पलेट बना दिया व्हाट इज थर्ड स्टेट। क्लियर? मतलब थर्ड स्टेट के लोगों के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। तो ये तो पर्सनालिटी है ना स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेकेंड स्टेट की होते हुए भी उन्होंने क्या किया, थर्ड स्टेट को सपोर्ट किया। जैसे कि लगान मूवी में देखा आपने, वो गोरी मैम, बराबर ब्रिटिशर्स होते हुए भी इंडिया का सपोर्ट कर रही थी। क्लियर? तो ये दोनों ने भी कैसे किया, ट्रुथ का साथ किया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दिस पीपल वर वेरी बिजी इन ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। उन्होंने किंग ने जब उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया तो वो असेंबली छोड़ के बाहर आ गए। So let's see now what happened. While the National Assembly was busy at Versailles drafting constitution, the rest of the France seethed with turmoil. Seethed मतलब they were in danger. पूरा फ्रांस डेंजर में था स्टूडेंट्स। जब नेशनल असेंबली क्या थी, बिजी थी, जब नेशनल असेंबली क्या थी स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी थी टेनिस कोर्ट में, तब हम देखेंगे पूरा जो फ्रांस है वो डेंजर में था। करेक्ट? अब क्या हुआ था स्टूडेंट्स, जो विंटर है, विंटर इतनी ज्यादा ठंडी थी वहां पर स्टूडेंट्स विंटर के टाइम पे, जिसकी वजह से हार्वेस्ट जो है ना स्टूडेंट्स वो खराब हो गया। हार्वेस्ट खराब हो गया स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। बराबर, जब हार्वेस्ट ही नहीं है मतलब प्रोडक्शन ही नहीं है, खराब हो गया पूरा प्रोडक्शन, क्रॉप्स खराब हो गए, तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, प्राइस बढ़ गए वो चीजों के। जैसे कि अगर देखो एग्जांपल दो, टोमेटोज ग्रो किए हमारे यहाँ पर, बराबर बारिश आई बहुत ज्यादा एंड टोमेटोज खराब हो गए, तो मार्केट में कम टोमेटो आएंगे, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी कि भाई टोमेटो ही नहीं है, एंड टोमेटो मिल भी रहे हैं तो उसका रेट क्या है, 200 रुपए केजी है या 200 केजी है, तो प्राइस बढ़ जाती है। तो जब हार्वेस्ट कम हो जाता है, बैड हार्वेस्ट होता है, तो प्राइस बढ़ जाते हैं। सो यहाँ पर ब्रेड जो है वो इनका स्टेपल डाइट है स्टूडेंट्स, एंड स्टेपल डाइट के दैट इज ब्रेड के प्राइसेस क्या हो गए, बढ़ गए। एंड बेकर्स जो थे ना स्टूडेंट्स, उन्होंने सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर दिया। उन्होंने क्या किया,
जो ब्रेड उनके पास अवेलेबल थे ना, उन्होंने उसको होर्ड कर दिया एंड वो लोगों को नहीं देते थे। तो बेकरी के आगे आप देखोगे ना, लाइन में लोग खड़े होते थे एंड इतना गुस्सा आता था लोगों को कि उन लोग शॉप पे है ना पत्थर मारते थे। क्लियर? एंड यही टाइम पे स्टूडेंट्स किंग ने देखा कि भाई फ्रांस में क्या हो रहा है, मारामारी चल रही है, कुछ कुछ हो रहा है। तो उसने सिचुएशन को सुधारने की ट्राई नहीं की, उसने क्या किया, आर्मी को भेज दी कि भाई पेरिस चला जा एंड तू ये सब को स्टॉप कर। क्लियर? उसने सिचुएशन का फायदा उठाया। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अब 14th July 1789, on 14th July 1789, agitated crowd stormed and destroyed Bastille. Bastille क्या है स्टूडेंट्स? एक प्लेस है जहां पर एक फोर्ट है। अब हमने यहाँ पर देखा नेशनल असेंबली जो थी वो बिजी थी वर्साइल्स में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो सेकेंड साइड पे हम देखेंगे कि बहुत ठंडी चल रही थी एंड हार्वेस्ट खराब हो चुका था। बेकर्स ने सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर दिया, मतलब और खराब कर दिया। ग्रेन्स एक तो अवेलेबल नहीं थे, ब्रेड्स अवेलेबल नहीं थे एंड जो भी अवेलेबल था उन्होंने होर्ड करके रखा। होर्ड मतलब छुपा के रखा। क्लियर? सो बहुत सारे लोग लाइन में खड़े थे लेकिन उनको कुछ ब्रेड ही नहीं मिल रहा था। तो वुमेन एंगर्ड थी बहुत ज्यादा, तो उन्होंने पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया। क्लियर? एंड यही टाइम पे किंग ने क्या किया, ट्रूप्स को ऑर्डर किया कि तुम चले जाओ सिटी में। बराबर? अब लोगों को गुस्सा आया कि भाई किंग ने क्या किया, ट्रूप्स ऑर्डर कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम बस्टाइल को डिस्ट्रॉय करेंगे। अब देखते हैं क्या क्या था ये सिचुएशन। On the morning of 14th July 1789, the city of Paris was in the state of alarm. State of alarm मतलब danger. करेक्ट? अब पेरिस सिटी कि क्यों स्टूडेंट्स, क्यों ऐसा सिटी ऑफ पेरिस? बिकॉज हमने ऊपर देखा ना, किंग ने क्या किया, ट्रूप्स को ऑर्डर दिया है कि तुम जाओ एंड तुम पेरिस में एंटर करके लोगों को मारो। दैट इज सीधा बोल सकते हो कि शूट करना स्टार्ट करो। तो लोगों को पता था कि भाई क्या है, ये सिटी ऑफ पेरिस स्टेट ऑफ डेंजर में है। किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। किंग ने ऑर्डर दे दिया है कि क्या है कि अपने ट्रूप्स को वो सिटी में भेज रहा है। Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon citizens. लोगों में अंदर अंदर बातें चलने लगी कि किंग क्या करने वाला है। एक तो इतनी सिचुएशन खराब है, ब्रेड नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास, एंड वही टाइम पे किंग क्या कर रहा है, अपने आर्मी को बोलने वाला है कि जा सिटी में एंड लोगों पे फायर स्टार्ट कर दे। तो ये रूमर्स जब स्प्रेड हुए स्टूडेंट्स, तब लोगों ने सोचा कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन हमारे पास बहुत ज्यादा मैन पावर है। करेक्ट? हमारे पास पीपल ज्यादा है। तो कुछ 7,000 मेन एंड वुमेन वो टाउन हॉल में गैदर हुए एंड उन्होंने बोला कि भले आर्मी है, उनके पास इक्विपमेंट्स है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम भी मिलिट्री बनाएंगे। तो 7,000 मेन वुमेन गैदर हुए टाउन हॉल में एंड उन्होंने डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू फॉर्म पीपल्स मिलिशिया, मतलब लोगों के मिलिट्री। दे ब्रोक इनटू नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। अब उनके पास स्टूडेंट्स ग्रुप तो बन गया, आर्मी बन गई, बराबर? कॉमन पीपल आर्मी बन गई थी, लेकिन अभी उनके पास वेपन्स नहीं थे एंड किंग वेपन्स के साथ आर्मी को भेजेगा। क्लियर? तो इन्होंने क्या सोचा कि हम गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जाते हैं एंड हम क्या करेंगे, उसको तोड़ के आर्म्स एंड एम्युनिशन चुरा लेंगे। क्लियर? आर्म्स एंड एम्युनिशन मतलब गन है, बॉम्ब्स है, ये सब जो भी रहेगा वो सब चुरा लेंगे। So finally, group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. अब स्टूडेंट्स क्या हुआ है, ये लोग 7,000 मेन वुमेन जो है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी के टूवर्ड्स गए एंड उन्होंने स्टॉर्म मतलब तोड़ दिया पूरा फोर्ट्रेस प्रिजन जो था। मतलब बोल सकते थे एक फोर्ट काइंड प्रिजन होता है, पता है ऐसे आपने मूवी में भी देखा रहेगा, ऐसा ऐसा प्रिजन जो एक खंडर की तरह होता है, फोर्ट की तरह होता है। फोर्ट में से बड़े बड़े जेल के डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वैसा फोर्ट्रेस प्रिजन, फोर्ट काइंड ऑफ प्रिजन था बस्टाइल में। उन्होंने जाके वहां पर अटैक किया एंड उनको लग रहा था कि यहाँ पर हमको बहुत सारे अम्यूनिशंस मिलेंगे, वेपन्स मिलेंगे। तो इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलो, अब वहां पर भी कमांडर वगैरह रहेंगे ना, ऑब्वियसली जेल है तो वहां पर भी पुलिस रहेंगे, कमांडर रहेंगे। तो ये 7,000 मेन एंड वुमेन एंड उनका मारा मारी हो गया वहां पर, बहुत ज्यादा क्लैशेस हो गए। क्लियर? अब प्रिजनर्स की लॉटरी हो गई, वहां पर जो जेल में थे ना वो सब छूट गए। तो इन द आर्म फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बस्टाइल वाज किल्ड एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड, दो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम। अब ये मारा मारी में स्टूडेंट जो कमांडर जो हेड था ना बस्टाइल का, वो फोर्ट का, वो मर गया बेचारा
एंड जो प्रिजनर्स थे ना सब भाग गए वहां से, 7 प्रिजनर्स. Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of king. Bastille को students वो place को बहुत hate किया जाता है because ऐसा बोला जाता है कि king का सबसे बुरा पावर यहाँ पर चलता है. मतलब ज्यादातर पावर किसका चलता है यहाँ पर सिर्फ किंग का चलता है, इसलिए प्लेस को कोई पसंद नहीं करता था. अब जब ये डिमोलिश हो गया ना स्टूडेंट्स, ये फोर्ट्रेस प्रिजन, तो इसको है ना बेचा गया मार्केट में. जैसे कि ताजमहल अगर गिर जाए तो उसको बेचा जाएगा एंड उसके प्राइस कितना होगा कि भाई ये तो ताजमहल है, वंडर्स है. वैसे यहाँ पर जब फोर्ट्रेस गिरा, डिमोलिश हुआ, टूटा पूरा, तो उसके फ्रैगमेंट्स जो पीसेस थे वो मार्केट्स में बेचे गए. एंड जिसको खरीदना हो, जिसको याद रखना हो कि हाँ ये डिस्ट्रक्शन हुआ था, जिसको जिसको हैबिट होती है ना पास्ट की चीजों को संभाल के रखना, क्लियर, तो उनके लिए ये मार्केट में बेचा जाता था. तो फोर्ट्रेस वाज डिमोलिश्ड and its stone fragments were sold in the markets to all those who wish to keep a souvenir of its destruction. Souvenir मतलब यादगिरी. तो destruction ये याद रखना हो किसी को तो वो अपने घर पे ये लेके जा सकते हैं. तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको यहाँ पर समझा कि 14th मॉर्निंग को क्या हुआ था. पेरिस बहुत ही डेंजर में था. क्यों? बिकॉज किंग ने कमांड दिया था अपने ट्रूप्स को कि तुम जाओ एंड तुम ओपन फायर करो अपने सिटीजन्स पे. तो लोगों ने क्या किया, आर्मी बनाना स्टार्ट की. 7,000 मेन वुमेन एक साथ आए टाउन हॉल में एंड उन्होंने पीपल की मिलिशिया बनाई. फिर उन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में गए वो एंड वहां पर ढूंढा आर्म्स एंड एम्युनिशन. फाइनली ईस्टर्न पार्ट के टूवर्ड्स गए उन लोग एंड फोर्ट्रेस प्रिजन जो है वहां पर उनको लगा कि वहां पर बहुत सारे एम्युनिशन मिलेंगे, गन्स मिलेगी उनको, तो उन्होंने वहां पर अटैक किया, स्टॉर्म कर दिया. क्लियर, स्टॉर्म करना मतलब अटैक करना. तो ये फाइट में कमांडर जो था बस्टाइल का वो मार डाला उसको एंड प्रिजनर्स रिलीज हो गए 7. Yes, yet you can say Bastille was hated by all because it stood for despotic power of king. Despotic मतलब cruel, बहुत गंदा रूल करता था वहां पर, डोमिनेट करता था. तो इवन दो कमांडर मर गया वहां पर, बोल सकते हो किंग रूल थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी वो प्लेस पे कोई जाना पसंद नहीं करता था. अब पूरा जब फोर्ट्रेस डिस्ट्रॉय हो गया तो उसके फ्रैगमेंट्स जो है वो मार्केट में बिक रहे थे किन लोगों के लिए जो वो डिस्ट्रक्शन को एज अ सोवेनियर, दैट इज एज रिमेम्बरेंस रखना चाहते थे. So students, that was all for today's lecture.